बुद्धि शिफ्ट पर आपका स्वागत है। आज का विषय है नैतिक समस्या। मनुष्य अपने जीवधारियों से अधिक श्रेष्ठ स्थिति में है। वह बौद्धिक और विवेकशील है। उसके कर्म स्वतंत्र और स्वेच्छाकृत होते हैं। कर्म अथवा क्रियाकलाप ही उसका जीवन है। वह यह जानने का प्रयत्न करता है कि मानव गौरव के अनुरूप कर्म कौन से हैं। इस जिज्ञासा ने उसका ध्यान आवश्यक और कल्याणप्रद नियमों की ओर आकृष्ट किया। नैतिक प्राणी होने के कारण उचित अनुचित की भावनाएं उसके स्वाभाविक गुण हैं। उसमें कर्मों का समर्थन और विरोध करने की एक आबाद प्रवृत्ति है। वह स्वभाव स्व वह स्वभाव एवं प्रकृतिवश ही कर्मों का मूल्यांकन करता है। उनके औचित्य अनौचित्य के बारे में निर्णय देता है। अपने दैनिक जीवन के चिंतन और वार्तालाप में वह अनेक प्रकार के निर्णय करता है। वह दुष्ट है, वह सज्जन है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा कर्म उचित है, अनुचित है? कर्तव्य और अधिकार के क्या अर्थ हैं? शुभ और अशुभ का क्या अभिप्राय है? जीवन का ध्येय क्या है? आदि अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प वह किया करता है। यही नहीं, उसके मानस में उसके व्यक्तित्व के अनुरूप गुणों और अवगुणों की एक अनजानी परिभाषा रहती है। इस परिभाषा के अनुरूप ही उसका चिंतनशील मन उसके सम्मुख कुछ मान्यताएं एवं आदर्श रखता है। वह इस आदर्श के अनुसार अपने प्रश्नों को हल करता है। अपने वातावरण, शिक्षा और वंशानुगत गुणों तथा जीवन संबंधी अनुभवों के अपने वातावरण, शिक्षा और वंशानुगत गुणों तथा जीवन संबंधी अनुभवों के कारण वह अनायास ही मानने लगता है कि झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, गाली देना और ये सारे कर्म अनुचित कर्म हैं। वह अपने उन्नत स्वभाव के स्वार्थ तथा सत्य का विरोध करता है। उसकी नैतिक चेतना यह जानना चाहती है कि उसकी धारणाएं और विचार कहाँ तक ठीक हैं। वह इनका परीक्षण तथा स्पष्टीकरण करना चाहती हैं। बौद्धिक विश्लेषण द्वारा श्रेष्ठकर कर्मों को अपनाना चाहती हैं। वह निःश्रेयस को समझने का प्रयास करती हैं और परम श्रेष्ठ को परम श्रेय को के स्वरूप को समझना चाहती हैं। यदि इतिहास की ओर दृष्टि करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य के मन में जब गंभीर विचारों तथा विवेचनाओं का उदय हुआ तो सर्वप्रथम उसका ध्यान ब्रह्म जगत की गुत्थियों को सुलझाने की ओर गया। कुछ काल पश्चात उसने जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं को सुलझाने का प्रयास किया। उसने संपूर्ण व्यक्ति को समझना चाहा। जीवन के विभिन्न अंगों का मनन करने पर वह इस परिणाम पर पहुंचा कि बुद्धिजीवी केवल पेट भर कर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही सुखी नहीं रह सकता। उसकी सामाजिक चेतना और बौद्धिक आत्मा ने उसे कर्तव्य और अधिकार का पाठ पढ़ाया। उसकी पाशविक प्रवृत्तियों को संयमित करके उनका उन्नयन किया। उसको जीवन का ध्येय जानने के लिए प्रेरित किया। यही प्रेरणा नीतिशास्त्र की जन्मदात्री है। इसी प्रेरणा के कारण वह परंपरागत भावनाओं, प्रचलनों और अभ्यासों को समझना चाहता है। प्रचलित मान्यताएं और आस्थाएं जीवन की प्रगति में तथा मनुष्य को आत्मसंतोष देने में कहाँ तक सहायक होती हैं। उसकी बौद्धिक जिज्ञासा एवं नैतिक चेतना इस सत्य को निरंतर खोजती है। नीति शास्त्र इस दृष्टि से वह बौद्धिक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय किया जाता है। मनुष्य के लिए क्या उचित है, उसे प्रचलनों और अभ्यासों को कहाँ तक अनुकरण करना चाहिए, उसे अपने स्वतंत्र इच्छित कर्म द्वारा किस ध्येय की प्राप्ति करनी चाहिए, आदि सब बातें नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। मनुष्य की बुद्धि ने सर्वोच्च ध्येय को जानने का तथा उसकी नैतिक प्रवृत्ति ने समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और अभ्यासों को समझने का प्रयास किया। अभ्यासों एवं रूढ़ि रीतियों का उद्भव आकस्मिक घटनाओं के रूप में नहीं होता। वे मनुष्य की आंतरिक आवश्यकताओं और स्वभाव को व्यक्त करते हैं। वे देश, समाज और व्यक्ति के आंतरिक जीवन के सूचक हैं। नीतिशास्त्र उन पर न्यायसम्मत निर्णय
देने का प्रयास करता है। वह मनुष्य की आदतों और रीति रिवाजों का विज्ञान है। शब्द विज्ञान के अनुसार एथिक्स अर्थात नीतिशास्त्र ग्रीक शब्द एथोस से लिया गया है। एथोस अभिप्राय, चरित्र कैरेक्टर से है। यह चरित्र का विज्ञान एथिक्स पर्यायवाची मॉडल फिलोसॉफी से है। मॉरल शब्द लैटिन मॉरिस से लिया गया है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग रीति रिवाज और अभ्यास के अर्थ में हुआ। इस प्रकार मॉरल फिलोसॉफी का अर्थ हुआ रीति रिवाज, प्रचलनों और अभ्यासों का दर्शन। यह मनुष्य के चरित्र का विवेचन कर उन तत्वों को जानना चाहता है जिनके आधार पर वे स्वभावतः अभ्यासवश कर्म करते हैं। यही नहीं, यह उन तत्वों के औचित्य अनुचित्य की को भी समझना चाहता है। यह मनुष्य के शुभ या उचित आचार का अध्ययन करता है। यह चरम ध्येय को समझने का प्रयास करता है और उनके अनुरूप ही आचार को शुभ और अशुभ करता है। इसके अनुसार वही कर्म श्रेष्ठकर हैं जो चरम ध्येय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से यह साधारण बुद्धिगम्य विश्वासों को समझना चाहता है। यह सामाजिक प्रथाओं, धार्मिक आस्थाओं, राजनीतिक नियमों और व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभ्यासों को विवेक सम्मत विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह बताने का प्रयास करता है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इन आस्थाओं, विचारों और विश्वासों को अपनाकर अपना ध्येय कहाँ तक प्राप्त कर सका है। उसके कर्म ध्येय की प्राप्ति के लिए कहाँ तक सफल साधन कहे जा सकते हैं। साधन की सफलता और असफलताओं को समझने के लिए यह शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। कर्तव्य, अधिकार, बाध्यता, सद्गुण, उत्तरदायित्व आदि भी इन्हीं के अनुगामी शब्द हैं। यह बतलाया जा चुका है कि नीतिशास्त्र जीवन के परम लक्ष्य की खोज है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सार्थक कर्मों को वह शुभ या उचित कहता है और जो कर्म उपयोगी नहीं होते उन्हें अनुचित या अशुभ कहता है। अतः ये शब्द अधिकतर विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैसे उचित शब्द लैटिन शब्द रेक्टस से बना है, राइट, जिसका अर्थ है सीधा अथवा नियम के अनुसार। किसी के चरित्र को उचित कहने का तात्पर्य यह होता है कि वह विशिष्ट नैतिक नियमों के अनुसार कर्म करता है, किंतु नियम का संबंध ध्येय से होता है। वे लक्ष्य को सम्मुख रखकर बनाए जाते हैं, अतः नियम लक्ष्य या ध्येय की पूर्ति के लिए साधन मात्र हैं। यदि जीवन का ध्येय सुखी रहना है तो सुखी रहने के लिए आवश्यक नियमों के अनुसार कर्म करना उचित कहलाएगा और इसके विपरीत अनुचित। कोई भी विशिष्ट कर्म या तो उचित होता है या अनुचित। उचित और शुभ आपस में विरोधी लगते हैं, किंतु इनमें मौलिक संबंध होता है। यह संबंध शुभ के अर्थ को समझने पर स्पष्ट होगा। गुड का संबंध जर्मन शब्द गुट से है, जिसका अर्थ शुभ होता है। शुभ से अभिप्राय है परम शुभ के लिए उपयोगी, जो इसकी प्राप्ति के लिए साधन है। अधिकतर शुभ शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक साधन और दूसरा साध्य। शुभ और परम शुभ। परम शुभ अल्टीमेट गुड अर्थात इसका अभिप्राय उस परम ध्येय अल्टीमेट इंड से है जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्णता जिसका अंतर्जात गुण है। नैतिक दृष्टि से साध्य और साधन में कोई विशेष भेद नहीं होता है। जो एक दृष्टि साधन है वही दूसरी दृष्टि से परिणामतः साध्य हो सकता है। शुभ और उचित में भी कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, दोनों का अधिकतर एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। उसी ध्येय और कर्म को शुभ और उचित कहेंगे जो परम ध्येय की प्राप्ति में सहायक होता है। परम शुभ वह शुभ है जो अपने आप में मूल्यवान है, जिसके लिए और सब कर्म साधन मात्र हैं। शुभ की सर्वोच्च स्थिति ही परम शुभ की स्थिति है। शुभ में मात्राओं के अनुसार अनेक भेद होते हैं।
शुभ, अधिक शुभ और परम शुभ आदि, अथवा शुभ की एक क्रमिक श्रेणी होती है और इसी सर्वोच्चतम स्थिति को ही परम शुभ की स्थिति कहते हैं। परम शुभ को निर्धारित करना ही नीति शास्त्र का ध्येय है। परम शुभ के अनुरूप ही यह कर्मों के शुभ, अशुभ, उचित या अनुचित को बताता है। परम शुभ या परम लक्ष्य से क्या अभिप्राय है? निःश्रेय का क्या रूप है? जीवन का क्या ध्येय है? नैतिक आदर्श किसे कहते हैं? उपयुक्त सभी प्रश्न पर्यायवाची हैं। वे एक ही साध्य के सूचक हैं। नीति शास्त्र इसी साध्य के जानने का प्रयास है। यह साध्य वह संगतिपूर्ण इकाई है जिसका संपूर्ण संबंध जीवन से है। मनुष्यों के स्वभाव का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे अपने कर्मों को अनेक प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा संचालित करते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में जीवन के ध्येय के बारे में मतभेद होता है। कोई यश का अभिलाषी है तो कोई धन का। जीवन में आनंद और उल्लास का भी बहुत सारे लोग अभिलाषा रखते हैं। कुछ विश्व भ्रमण करना चाहते हैं, कुछ समाज सुधार और कुछ राजनीति में नेता बनना चाहते हैं। यही नहीं, एक ओर भभूत लगाकर कौपीन पहनकर घूमने वाले वैरागी सन्यासी और दूसरी ओर अमोद प्रमोद भोग विलास में रत रहने वाले इंद्रिय जीवी भी हैं। प्रश्न यह है कि नैतिक दृष्टि से जीवन का ध्येय एक है अथवा अनेक। यदि एक है तो इन विभिन्न ध्येयों के बीच कौन सा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? नीति शास्त्र मनुष्य के अनुभव व आचार के किसी विशिष्ट क्षेत्र तक अपने को सीमित नहीं रखता। वह समस्त आचारों अथवा संपूर्ण अनुभवों का अध्ययन करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इच्छित वर्ग और वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वह जो स्वतः मूल्यवान है और जो उपयोगी है। प्रथम प्रकार में कर्मों के गुण मौलिक, अभ्यांतरिक और निरपेक्ष होते हैं। दूसरे प्रकार में कर्मों के गुण गौण, बाह्य और सापेक्ष होते हैं। एक साध्य है और दूसरा साधन। स्थूल दृष्टि से यह भाषित होता है कि ध्येय अनेक हैं, वैयक्तिक और आत्मगत हैं, किंतु वास्तव में विभिन्न ध्येय अपने आप में परम नहीं हैं। वह परम ध्येय के लिए साधन मात्र हैं। मनुष्य धन या अन्य इच्छित वस्तु धन या अन्य इच्छित वस्तु के लिए चाहता है, वरन किसी विशिष्ट आदर्श की पूर्ति के लिए। साधारणतः जिनको हम साध्य समझते हैं वे अपने मूल रूप में साधन मात्र हैं। उनको सापेक्ष महत्व कह सकते हैं। अतः विभिन्न ध्येयों का परम ध्येय एक ही है। यह निरपेक्ष ध्येय अनंत सापेक्ष ध्येयों की संगतिपूर्ण इकाई है। यह वह ध्येय है जिसकी प्राप्ति के लिए मानव सदैव से प्रयत्नशील रहा है, जो एक बौद्धिक प्राणी के लिए परम वांछनीय है तथा जो ध्येय अंततः एक ही है। नैतिक ज्ञान से के अनुसार शुभ एवं सर्वोत्तम रूप एक ही है। जीवन का परम आदर्श भी एक ही है और यह अद्वितीय आदर्श ही नैतिक निर्णय की कसौटी का मापदंड है। यदि यह मान लें कि सर्वोत्तम शुभ एक है तो इसका क्या स्वरूप है? शुभ के स्वरूप के बारे में नीतिज्ञों में विभिन्न मत हैं, जो विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से ही स्पष्ट होंगे। संक्षेप में कुछ विचारकों के अनुसार जीवन का सर्वोच्चतम सुख इंद्रिय सुख है, कुछ के अनुसार शुद्ध बौद्धिक जीवन और कुछ के अनुसार आत्मसंतोष। नैतिक सिद्धांतों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि परम सुख को समझने में कहाँ तक सफलता मिली है और कहाँ तक समझा जा सका है। उसके आदेश को व्यक्ति क्यों मानता है और वह आदेश आंतरिक है या बाह्य। नीति शास्त्र इन आदेशों को अंतःप्रेरित, अंतरुद्भूत और अंतरोपिता मानता है। उसका कहना है कि विवेकशील आत्मप्रबुद्ध व्यक्ति नैतिक आदर्श को उसके अंतर्गत गुणों के कारण स्वयं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह उनकी नैतिक चेतना और बौद्धिक आत्मा का आदेश है। वह आंतरिक और परम है। परमादेश
ही वांछनीय, परम वांछनीय शुभ है। नैतिक रूप से जागरूक प्राणी इसका अनिवार्यतः पालन करते हैं। अरस्तु एरिस्टोटल के अनुसार नीति शास्त्र उस विचार या धारणा को खोजता है जो कि मनुष्य के लिए परम शुभ या वांछनीय है, जिसे वह स्वयं उसकी पूर्णता के कारण स्वीकार करता है। विवेक सम्मत और स्वतः वांछनीय आदर्श आंतरिक आदेश होते हैं। अतएव मानव जीवन में जो आदर्श स्वतः निहित है, नीति शास्त्र सामान्यतः उसी का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र विषय और क्षेत्र क्या है? वह मनुष्य के किस सत्य को महत्व देता है? नीति शास्त्र मानवता के उच्चतम आदर्शों का पोषक है। वह मनुष्य को बताता है कि वह श्रेष्ठ प्राणी है। उसे मानव गौरव के बोध से प्रेरित होकर कर्म करने चाहिए। इसी उद्देश्य से वह परम सुख की खोज करता है। उसके अनुरूप कर्मों के औचित्य अनुचित्य को समझने का व्यवस्थित प्रयास करता है। उसके क्षेत्र की परिभाषा देना, उसको सीमित या केंद्रित करना अत्यंत कठिन है। उसका विषय व्यापक है। समस्त नैतिक चेतना ही इसका क्षेत्र है, जो मनुष्य के आचरण एवं उसके संपूर्ण जीवन को आच्छादित करती है। वह मनुष्य के क्रियाकलापों और कर्मों का मूल्यांकन करता है, जो इस सत्य पर आधारित है कि मनुष्य आत्मप्रभुत्व प्राणी है, स्वतंत्र है, उसके जीवन की गति अर्थहीन या सारहीन नहीं है। उसकी गति नैतिक और प्रयोजनीय है। वह उच्चतम आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। इस आधार पर नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण पर गुणात्मक निर्णय देता है। कर्मों को नैतिक कर्मों का नैतिक मूल्यांकन करने के लिए वह गुण अवगुण, कर्तव्य अधिकार, शुभ अशुभ, उचित अनुचित आदि का बौद्धिक विश्लेषण करता है। उनके पीछे जो सत्य है उसे जानने का भी प्रयास करता है। संपूर्ण मानव जीवन का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना एवं मानवता और सभ्यता के आदर्शों को स्पष्ट रूप से समझना, यही उसका चिरंतर विषय है। उसे मनुष्य जीवन की बाहरी सामाजिक झांकी से संतोष नहीं होता। वह उसके आभ्यंतरिक जीवन में प्रवेश करता है, तत्व दर्शन को अपनाता है। यही नहीं, उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह कर्म के उचित और अनुचित के बारे में तार्किक समाधान करे। यहाँ पर वह तर्कशास्त्र और वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाता है। व्यक्ति के आचरणों को न्याय संगत बनाने के लिए, उसे मानवीय और नैतिक स्तर पर उठाने के लिए वह लोक प्रचलित धारणाओं, जनप्रिय विश्वासों, भ्रांत विचारों, धार्मिक और आस्थाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। जीवन के गूढ़ सत्य को जीवन के लिए सामाजिक प्रचलनों, राजनीतिक नियमों और व्यक्तिगत निष्ठाओं का बौद्धिक विश्लेषण करता है। मनुष्य के कर्मों के औचित्य अनुचित्य को निर्धारित करने के लिए उन सभी विद्याओं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीवशास्त्र, राजनीति, ईश्वर ज्ञान, तत्व दर्शन आदि का अध्ययन नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जो मनुष्य के स्वभाव, स्वरूप पर प्रकाश डालती है। उन सभी विज्ञान और कलाओं को वह अपने क्षेत्र के अंदर ले लेता है। जीवन का ही मानवता से संबंध है। मनुष्य के चरम शुभ को समझने के लिए उसे उसके जीवन के विभिन्न अंगों का उन्नयन करने के लिए वह उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण अध्ययन करता है। मनुष्य का अस्तित्व सामाजिक है। बिना सामाजिक पृष्ठभूमि के न तो उसे समझा ही जा सकता है और न उसका अस्तित्व साभिप्राय तथा सउद्देश्य ही रहता है। मानवता की एकता और पूर्णता किसी एक व्यक्ति पर अवलंबित नहीं है। वह मानव जाति के सम्मिलित जीवन एवं व्यक्तिपरक जीवन पर निर्भर है। अतः नीति शास्त्र समस्त मानव अनुभवों के अनुशीलन करता है। वह मानवतावादी गतिविधियों का सिंहावलोकन करता है। दूसरे शब्दों में मानव जीवन का समस्त क्रियात्मक पक्ष तथा संपूर्ण मानव जीवन ही नीति शास्त्र के क्षेत्र के विषय के अंतर्गत आता है। नीति शास्त्र की उपयोगिता क्या है?
नैतिक ध्येय और लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहिए? इसका जीवन में क्या मूल्य है? इसकी क्या उपयोगिता है? क्या इसका आदर्श वास्तविक है? इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए आवश्यक है कि इसके विरुद्ध अपवादों को गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए। नीतिशास्त्र के आलोचकों के अनुसार वह अपने मूल स्वरूप में ध्वंसात्मक है। वह वैयक्तिक विज्ञान है, व्यक्ति का कल्याण ही उसका ध्येय है। वह अधार्मिक और अवास्तविक है, किंतु इन अपवादों में सत्य नहीं है। नीतिशास्त्र इस आशा और विश्वास पर चलता है कि मनुष्य अपने कर्मों का विवेक से संचालित कर सकता है। इस आधार पर वह मनुष्य के आचार विचार, सामूहिक एवं राष्ट्रीय चरित्र का विश्लेषण करता है। कोई भी विषय, विशिष्ट आचरण, धर्म, संस्कृति और नियम कहाँ तक उचित है, इस पर प्रकाश डालता है। उसके अनुसार औचित्य और अनुचित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आलोचनात्मक होना आवश्यक है, किंतु यह नीतिशास्त्र का ब्याह और अस्थायी पक्ष है। अपने मूल में वह भावनात्मक और निर्णयात्मक है। वास्तव में नीतिशास्त्र के दो रूप हैं, धनात्मक निर्णयात्मक जिसे कह सकते हैं, और दूसरा है ऋणात्मक या आलोचनात्मक। आलोचना के द्वारा वह निर्माण करता है, मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, उसको सत्य की ओर आकृष्ट करने के अभिप्राय से प्रमुख, अप्रमुख, नित्य, अनित्य तथा भाव और रूप के भेद को समझता है। बौद्धिक विश्लेषण द्वारा व्यक्ति को उसकी तात्विक स्थिति का बोध कराता है। अंधविश्वासों, कुरीतियों और धार्मिक कट्टरपंथी के चक्कर में फंसने से सचेत करता है, से सावधान करता है कि कठपुतले का जीवन मनुष्य के लिए हास्यास्पद है। लकीर का फकीर होना पाप है। ये मनुष्य तत्व के ह्रास के चिन्ह हैं। किसी भी नियम को वेद, पौराणिक या दिव्य आदेश की दुहाई देकर मान लेना मूर्खता है। मनुष्य बुद्धिजीवी है, उसे प्रचलित नैतिक और आध्यात्मिकता को विभिन्न सामाजिक प्रचलनों एवं नियमों को बौद्धिक विवेचना के पश्चात ही स्वीकार करना चाहिए। नीतिशास्त्र के अनुसार देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप नियमों में परिवर्तन होना आवश्यक है और विवेक सम्मत कल्याणप्रद नियम ही पालन करने योग्य हैं। नियमों की सत्यता और असत्यता को सिद्ध करने के लिए नीतिशास्त्र वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रणाली को स्वीकार करता है। बौद्धिक आलोचना संदेह और अविश्वास द्वारा वह सार्वभौम नैतिक मान्यताओं का सृजन करता है। मनुष्य को नैतिक जगत का नागरिक बनाने के लिए उसमें भले ही बुरा ज्ञान उत्पन्न करता है। गले पचे मरणोन्मुख नियमों का बहिष्कार करते समय वह अपने आलोचनात्मक एवं ध्वंसात्मक पक्षों का प्रमुख को सम्मुख रखता है, क्योंकि नियमों और विचारों की संकीर्णता के कारण जो वैमनस्य और मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, उसके लिए आलोचनात्मक पक्ष उतना ही आवश्यक है जितना कि कैंसर के रोगियों के लिए शल्य चिकित्सा। व्यक्ति, समाज एवं मानवता के अवनति के पथ से विमुख करने के लिए ही नीतिशास्त्र अपने नकारात्मक रूप द्वारा पथ प्रदर्शन का काम करता है एवं आलोचना के द्वारा सुधार करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अन्याय से न्याय की ओर, अनुचित से उचित की ओर ले जाता है, उपादेय नियमों का सृजन करता है। इस प्रकार वह अपने ध्वंसात्मक रूप में भी सृजनात्मक और पुनर्निर्माणात्मक है। यही नीतिशास्त्र की विशेषता है। जीवन को सुंदर और स्योमक रूप देना ही उसका ध्येय है। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए, मंगलमय जगत के निर्माण के लिए वह आलोचनात्मक रूप को अपनाता है। अतः निर्माण की प्रतिक्रिया ही प्रारंभ में उसके ध्वंसात्मक रूप में प्रकट होती है।
अपने मूल रूप में वह निर्माण करता है, सृजन ही उसका अभ्यांतरिक गुण है। आधुनिक नीतिज्ञ यह मानते हैं कि व्यक्ति और समाज का अन्योन्यश्रित संबंध है। बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व असंभव है और बिना व्यक्ति के समाज अस्तित्व शून्य है। यही नहीं, बिना सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के आचरण पर निर्णय देना भी निरुद्देश्य तथा मूल्य रहित है। नीति शास्त्र मनुष्य के कर्मों के औचित्य अनुचित्य का स्पष्टीकरण उसके सामाजिक प्राणी होने के कारण ही करता है। यदि सार्वजनिक जीवन सत्य से परे एक ऐसे व्यक्तिक जीवन की कल्पना कर भी लें जिसका कि समाज से कोई संबंध ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के आचरण पर नैतिक निर्णय देने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। व्यक्ति और समाज के अनन्य संबंध के कारण ही नीतिज्ञों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामाजिक सुख से विच्छिन्न व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत सुख से विच्छिन्न सामाजिक सुख की धारणा भ्रमात्मक है। व्यक्तिक शुभ और सामाजिक शुभ भेद काल्पनिक है। अतः जीवन का ध्येय केवल व्यक्ति अथवा केवल समाज का ही कल्याण नहीं है, वह सर्व कल्याणकारी है। धर्म और अधर्म इन दो शब्दों को किसी न किसी रूप में बच्चा बोध होने के साथ ही सुनता है। धर्म साधारणतः किसी विशिष्ट संप्रदाय या रूढ़ि रीति और औचित्य का सूचक है। एक ओर धर्म का विवेक सम्मत रूप मिलता है और दूसरी ओर रूढ़िचर्या प्रचलित रूप। अपने विवेक सम्मत रूप में वह विश्व प्रेम, ऐक्य, देवत्व का संदेश देता है और अपने प्रचलित रूप में अंधविश्वासों एवं संकीर्ण रूढ़ि रीति जनित कर्मों का। उदाहरणार्थ, भारत में छुआछूत, अस्पृश्यता, बाल विवाह, वैधव्य आदि तथाकथित धार्मिक नियम मिलते हैं। वे मनुष्य की विवेक को कुंठित करते हैं। वे उस अविकसित, ह्रासोन्मुख बौद्धिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं जो मध्ययुगीन पूर्वग्रहों और अंधविश्वासों से ग्रसित है। जनसाधारण चमत्कारवाद, जादू टोना आदि इन्हीं अंधरूढ़ी रीतियों में विश्वास करता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति विकसित नहीं है। तर्कहीन और विवेकहीन धर्म केवल प्रचलित मान्यताओं, सामाजिक तथा धार्मिक कहे जाने वाले प्रचलनों का सूचक है, अथवा सामान्यतः धर्म को जिस रूप में लोग ग्रहण करते हैं वह केवल ब्रह्मांडमय तथा संकीर्णता भरे नियमों का ढांचा मात्र है। वे प्राचीन युगों के मनुष्य की आवश्यकताओं और अभ्यासों को सूचित करते हैं, किंतु विकास और परिवर्तन के कारण उन नियमों का मूल्य भी बदलता जाता है। वे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। वे लाभप्रद होने के बदले हानिकारक हो जाते हैं। अविवेकी व्यक्ति इन प्रचलनों और अभ्यासों का पालन धर्म के नाम पर करते हैं अथवा पूर्वजों और ऋषि मुनियों के ज्ञान की दुहाई देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मानवीय नियम परिवर्तनशील हैं। विकास और मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति ने उसके जीवन के आदर्शों को नया रूप दे दिया है। आज की उन्नत बौद्धिक, भौतिक तथा मानसिक स्थिति इन प्राचीन प्रथाओं को अनैतिक सिद्ध कर सकती है। प्राचीन परिपाटियों का मूल्य उस समय के लिए है जिस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका निर्माण हुआ है। वे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। वे बौद्धिक जिज्ञासा को संतोष नहीं दे सकते। संतोष देना तो दूर, उनके आधार पर बुद्धि और विश्वास, व्यक्तिगत निर्णय और दैवी आदेश तथा धर्म और विज्ञान में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता। यही नहीं, धार्मिक आदेशों के बीच विरोध भी मिलता है। अतएव नीति शास्त्र तथा कथित धर्मों को उसी अनुरूप में मान्यता नहीं देता। वह शुद्ध आचरण के मापदंड की खोज करता है, परम सत्य को समझना चाहता है। वह सत्य के मार्ग को ही धार्मिक, उचित, तर्क सम्मत और विवेक सम्मत
मार्ग कहता है और धर्म को भी सत्य की कसौटी पर कसता है। बौद्धिक विश्लेषण एवं प्रश्न सूचक दृष्टिकोण द्वारा धर्म संबंधी बाह्य विरोधों के भीतर आंतरिक एकता को खोजता है। यदि धर्म से अभिप्राय ईश्वर ज्ञान से है तो सम समष्टि के कल्याण को महत्व देता है, तो नीति शास्त्र निसंदेह धार्मिक है। वह उदार चित्तवृत्त, सहिष्णुता, एकता और न्याय का पाठ पढ़ाता है। जनसाधारण के अव्यक्त नैतिक विश्वासों को बौद्धिक अंतर्दृष्टि देता है। सदा चरण वाले व्यक्तियों को आत्मबल का अमोघ अस्त्र देता है और अधर्म, अनीति, अन्याय, अशुभ और अनुचित के विरुद्ध लड़ने को कहता है। वह सम्मत मानव जीवन का अध्ययन करके एकांगी तथा भ्रमपूर्ण विचारों से ऊपर मानवता की स्थापना करता है और इस परिणाम पर पहुंचता है कि प्रेम, स्नेह और एकता समानता का बहिष्कार करने वाले धर्म नहीं है। वह भाग्य और थोथे धर्म की दुहाई देने वाले पंडितों को अधार्मिक कहता है। मंगलमय जीवन के हत्यारों को वह नैतिकता अथवा विवेक सम्मत कर्तव्य की चुनौती देता है। उनको चेतावनी देता है कि उनके अधिकारी की सीमाएं हैं। फिर भी नीति शास्त्र के आलोचक उसे अधार्मिक कहते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि कर्मों के महत्व के बारे में चिंतन एवं विश्लेषण करना प्राचीन, पारंपरिक, स्वाभाविक एवं सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी। दार्शनिक जिज्ञासा से शून्य चिंतनहीन प्रवृत्ति के लोग यह देखकर घबरा उठते हैं कि नीति शास्त्र कर्मों के औचित्य और अनौचित्य की प्रामाणिकता की खोज करता है। वे अपने सुप्त और आलसी प्रवृत्ति को जगाने के बदले नीति शास्त्र के आलोचक बन जाते हैं और उसे अधार्मिक कहकर संतोष करते हैं। पर वास्तव में नीति शास्त्र विवेक सम्मत धर्म है। आलोचकों का यह भी कहना है कि नीति शास्त्र अवास्तविक है। जीवन सत्य से परे होने के कारण वह तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक गुत्थियों को नहीं सुलझा सकता है। वह वास्तविक तथ्यों की खोज नहीं करता है। वह वर्तमान के कर्तव्यों की रूपरेखा नहीं बनाता। वह तत्कालिकों को महत्व देता है। उसी की चिंता करने के बदले उन नियमों की खोज करता है जो कि उसके अनुसार भविष्य में आने वाली आदर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार उसकी नींव काल्पनिक होने के कारण उसकी उपयोगिता संदिग्ध है। ऐसी आलोचना के द्वारा ये आलोचक गण उसके मूल सिद्धांत से अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि नीतिशास्त्र आदर्श विधायक विज्ञान है, किंतु इसके यह अर्थ कदापि नहीं होते कि वह बच्चे की दीवा स्वप्न की भांति है अथवा वह केवल नीतिज्ञों के बौद्धिक आनंद का सूचक। नीति की कल्पना की उड़ान नहीं भरता, वह उस नैतिक आदर्श की खोज करता है जो जीवन के ठोस वास्तविक सत्य पर निर्धारित और आधारित है। मानव जीवन को सुखी और सुसंस्कृत बनाने के अभिप्राय से वह विभिन्न विज्ञानों और कलाओं का अध्ययन करता है, दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करता है और मनुष्य तथा विश्व के बारे में सभी ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात ही वह मानवीय गौरव से युक्त नियम अथवा नैतिक नियम बनाता है। इन नियमों का आवश्यकताओं एवं देश काल परिस्थिति के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं, भौतिक और मानसिक परिस्थितियों के साथ वे रूपांतरित होते रहते हैं। अतः परंपरानुगत
नियमों का पालन करना एवं मनुष्य के विकास एवं उन्नति के लिए हानिप्रद है। नीति शास्त्र एक ऐसे मापदंड को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसके आधार पर जीवन के विरोध एवं विषमताएं सुलझाई जा सकें। जीवन में सर्वत्र वैमनस्य दिखता है। रूढ़िग्रस्त नियमों में विरोध मिलता है, इच्छाओं में संघर्ष मिलता है और मनुष्य के मानसिक द्वंद्व से हमेशा ग्रस्त रहता है। वह उस इच्छा तथा सहज प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करना चाहता है जो उसके लिए श्रेयस्कर और कल्याणकारी हो। सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष ही उसमें उचित अनुचित के विवेक को जागृत करता है। उसके मानस में क्या उचित है क्या अनुचित है का प्रश्न उठता है। उसके उत्तर स्वरूप ही वह परम आदर्श अथवा मापदंड के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस मापदंड के आधार पर उचित अनुचित के नियमों का प्रतिपादन करता है। नीति शास्त्र मनुष्य की बौद्धिक मांग, शुभ क्या है, क्या विज्ञान है, वह बतलाता है कि मानव जीवन विभिन्न विरोधी इच्छाओं, भावनाओं, आवेगों, रागात्मक प्रवृत्तियों का कोलाहलपूर्ण विपुल विपल्लव मात्र नहीं है। वह नियमबद्ध और संगतिपूर्ण है एवं उसकी अपनी सार्थकता है। जीवन रहने योग्य है, इस विश्वास पर वह आगे बढ़ता है और जीवन के प्रयोजनों को समझना चाहता है। जब विभिन्न कर्तव्यों के बीच संघर्ष होता है, उनकी इच्छाओं के कारण मानसिक द्वंद्व पैदा होता है, तब यह मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। जब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और नहीं समझ पाता कि वह किस मार्ग का अनुसरण करे, उसका अपने प्रति और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, इन कर्तव्यों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, तब उसे नैतिक अंतर्दृष्टि आवश्यकता होती है। नैतिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति के लिए एक दृढ़ अवलंबन के समान है। वह उसे आत्मबल देता है। इस बल के सहारे ही वह प्रचलित मान्यताओं से ऊपर उठकर महान कर्म करता है। यदि महापुरुषों की जीवनियों को अध्ययन किया जाए अथवा बुद्ध, ईसा और गांधी के कार्य क्षेत्रों को समझने का प्रयास किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका एकमात्र संबल उनका नैतिक बल अथवा आत्मबल ही था। उसी के सहारे उन्होंने जीवन में अनिर्वचनीय सफलता प्राप्त की। साधारणतया व्यक्ति धर्म भीरु और समाज भीरु होता है। नरक के अथवा पड़ोसी के भय से वह जघन्य कर्म संघर्ष कर लेता है। उसका विवेक कुंठित हो जाता है। उसमें पूर्ण रूप से बौद्धिक आलस्य छा जाता है। वह यंत्रवत नियमों का पालन करने लगता है। नियमों को औचित्य की ओर से वह उदासीन रहता है। वह चिंतनहीन पशु जीवन बिताता है। उसका अंध नैतिक निष्ठा उसे अनेक नैतिक अनैतिक कर्म करवाती है। वह न तो जीवन के मूल्यों का समझने का प्रयास करता है और न नियमों को बौद्धिक रूप से विवेचन करता है। मनुष्य को ऐसे दयनीय और हीन स्थिति से उबारने का प्रयास करना ही नीति शास्त्र का ध्येय है। यह मनुष्य को समझता है कि स्वतंत्र बौद्धिक प्राणी है अथवा वह शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के अंदर सोई हुई मानवता को जगाना, उसके बारे में उसे सचेत करना ही नैतिक ज्ञान का लक्ष्य है। ज्ञान सद्गुण है और यदि मनुष्य सत्य को समझ लेगा तो उसके संपूर्ण कर्म इसकी प्राप्ति के लिए साधन बन जाएंगे। इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।